अब आते हैं सरकार के ढांचे पर। भाग 5, संघ यानी द यूनियन, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ये काफी बड़ा भाग है। हाँ, केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी। जो केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों से संबंधित है। शुरुआत होती है राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। कौन वोट देगा? अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया बताता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी 5 वर्ष के बारे में है। 57 बताता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। री इलेक्शन। हाँ। 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं बताता है। भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, क्वालिफिकेशंस। हाँ। 59 पद की शर्तें हैं। 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। और अनुच्छेद 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। सही। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, हालांकि वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। हाँ, इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अनुच्छेद 65 बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और 69 उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। अच्छा, अब केंद्र की कार्यपालिका के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों पर आते हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति को क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति देता है, सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति। पार्डनिंग पावर। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। और राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, हालांकि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है। हाँ, 44th संशोधन के बाद। और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल के नेता की होती है। हाँ। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान करता है। सरकार का वकील। हाँ, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील होता है। ठीक, अब संसद की बात करते हैं। संसद। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे। राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा इज इक्वल टू संसद। हाँ। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है। अधिकतम 250 सदस्य, जिनमें 12 मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर्स। और 81 लोकसभा की संरचना बताता है। अधिकतम 550 सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए। हाउस ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन करने और लोकसभा को भंग यानी डिसोल्यूशन करने की शक्ति देता है। सेशन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस के बारे में है। हाँ, जो हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में होता है। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 88 पर। ये मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के अधिकारों से जुड़ा है। हाँ, क्या अधिकार है इनके पास? देखिए, उन्हें अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, सदनों की जॉइंट सिटिंग में भी, या किसी संसदीय समिति में जिसके वो सदस्य नामित हों। लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता, जहां तक मुझे याद है। कम से कम महान्यायवादी को तो नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
मंत्री तो सदस्य होते हैं इसलिए वोट देते हैं, लेकिन महान्यायवादी क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते, वो केवल बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। अब सदनों के अधिकारियों की बात करते हैं, अनुच्छेद 89 और 93। जी, अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनती है। और लोकसभा में? लोकसभा में अनुच्छेद 93 के तहत सदन अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष चुनता है। और इनका पद खाली कैसे होता है? मतलब त्यागपत्र या हटाया जाना, ये अनुच्छेद 90 और 94 में है शायद। हाँ, अगर कोई उपसभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं रहता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। और त्यागपत्र? त्यागपत्र का तरीका भी तय है। राज्यसभा के उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन लोकसभा में थोड़ा अलग है। कैसे? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। अच्छा, ये दिलचस्प है। और इन्हें हटाया भी जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। संबंधित सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। प्रक्रिया है पूरी। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में वो खास बात क्या है जब लोकसभा भंग हो जाती है? हाँ, अनुच्छेद 94 में एक प्रावधान है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपना पद तब तक नहीं छोड़ते जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। इससे सदन के सचिवालय और कामकाज में एक निरंतरता बनी रहती है। समझ गई। और अगर अध्यक्ष या सभापति अनुपस्थित हो तो अनुच्छेद 91 और 95 लागू होते हैं। अगर सभापति या अध्यक्ष का पद खाली है या वो अनुपस्थित हैं, तो उपसभापति या उपाध्यक्ष उनके काम करते हैं। और अगर वो भी ना हो? तो फिर सदन द्वारा तय किया गया कोई सदस्य या विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य अध्यक्षता करता है। अच्छा, एक और जरूरी नियम है अनुच्छेद 92 और 96 में, जब किसी अधिकारी को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब सभापति, उपसभापति या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, पीठासीन नहीं हो सकते, भले ही वो सदन में मौजूद हों। लेकिन वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, वो बोल सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं और सामान्य सदस्य की तरह वोट भी दे सकते हैं, प्रथम दृष्टया। लेकिन वो निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। जब मत बराबर होते हैं तब पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत डालते हैं, लेकिन इस स्थिति में वो ये अधिकार खो देते हैं। और राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति के मामले में तो अगर उन्हें हटाने का प्रस्ताव है तो उन्हें वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं होता। ठीक है, अब जल्दी से कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं। 97, 98, 99। वेतन भत्ते, सचिवालय और शपथ। जी, अनुच्छेद 97 कहता है कि इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते संसद कानून बनाकर तय करेगी। जब तक ऐसा नहीं होता दूसरी अनुसूची के हिसाब से मिलेंगे। और सचिवालय? अनुच्छेद 98, हर सदन का अपना अलग सचिवालय स्टाफ होगा। इनकी भर्ती और सेवा शर्तें संसद तय करेगी। ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद 99? शपथ के बारे में, हाँ, हर सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है और उस पर साइन करने होते हैं। संसदीय कार्रवाई से जुड़े कुछ और अनुच्छेद देखते हैं। हाँ। अनुच्छेद 100, सदनों में मतदान, गणपूर्ति यानी कोरम, हाँ, 1/10 सदस्य। और अध्यक्ष या सभापति के निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट के बारे में है, जो केवल मत बराबर होने की स्थिति में दिया जाता है। टाई ब्रेकर। अनुच्छेद 108 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कुछ स्थितियों में जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो, डेडलॉक हो जाए, हाँ, तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाने की अनुमति देता है। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयकों यानी मनी बिल्स के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें केवल सिफारिशें दे सकती है, वो भी 14 दिन में। सही। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति यानी असेंट से संबंधित है। हाँ, राष्ट्रपति सहमति दे सकता है, रोक सकता है या धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वीटो पावर्स। ठीक है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आम बोलचाल में बजट कहते हैं। बजट, हाँ,
इसे हर साल राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखवाया जाता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों यानी फाइनेंस बिल्स के बारे में विशेष प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। जहाँ संसद का सत्र न चल रहा हो, ये अध्यादेश कानून की तरह ही प्रभावी होते हैं, लेकिन इन्हें संसद के पुनः संवेद होने पर 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना होता है। ये एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। बिल्कुल, जिसका उपयोग जरूरी परिस्थितियों में किया जाता है। अच्छा, अब न्यायपालिका की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। इसका मतलब है कि इसके निर्णयों का साक्षिक मूल्य होता है और ये अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू करने की शक्ति देता है। अपने फैसले बदल सकता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। लेकिन ये परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। नहीं, बाध्यकारी नहीं। और अनुच्छेद 148 CAG भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का ऑडिट करता है। पब्लिक पर्स का गार्डियन। ठीक है, तो ये था भाग 5 यानी संघ का ढांचा। एक इतने मुश्किल टॉपिक को इतने आसान तरीके से आप तक पहुंचाने के पीछे लॉ सूत्रा क्लासेस के एक्सपर्ट्स की बहुत मेहनत है। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया तो उनकी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही और विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें।